पता ही नहीं चलता, इसको ना थोड़ा सेटअप वेटअप करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, लास्ट के मिनट नहीं पता चलते, बहुत तेजी से भागते हैं। चलो सो बच्चों, मैंने तुम्हें ढेर सारा होमवर्क दिया था, है ना। कुछ होमवर्क का डिस्कशन कर लेते थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए। फिर बच्चों जो मिरर में थोड़ा छोटा मोटा पार्ट रह गया है आधा घंटे का, वो मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। फिर बच्चों रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस, वो आज ही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल डीसीएस में नहीं, थोड़ा सा डिस्कशन आज कर लेते हैं, ताकि कल ऐसा कुछ नहीं बच्चों, डीसीएस मतलब प्योर डिस्कशन क्लास ही हो, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कल वाली जो क्लास होगी ना डीसीएस, उसमें हम जो पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्कशन क्लास है तो सिर्फ डिस्कशन होगा। तो डिस्कशन क्लासेस में भी बच्चों हम लोगों को क्या है कि अपना मोमेंटम बनाए रखना है। मतलब हमें ये नहीं कि डीसीएस है तब तक हम 3-4 दिन तक वेट ही करते रहेंगे। अगर जहाँ जरूरत फील होगी कि देखिए जी हमने इतना पढ़ लिया, अब हमें यहाँ पे इतने की डिस्कशन की जरूरत है, तो उसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। सो थोड़ा सा वो एक्सरसाइज 1-1 का तो मैं कम से कम करा ही देता हूँ आप लोगों को ना, बाद बाकी मैं कल करा दूंगा। 1 में जो होमवर्क दिया था ना बच्चों, उसका पीडीएफ वाले तो करेंगे ही करेंगे ना, पीडीएफ वाले तो करने ही करने। पीडीएफ वाले बच्चों कैसे रहे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए? वो तो डिफिकल्ट थे थोड़े से, मजा आया करके सॉल्व करके? ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी बच्चे को डाउट है क्या? मतलब 13th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 13th वाले में मतलब वैसे तो ये तुम्हें कल करवाया था मैंने तुम लोगों को ना, कल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करवाया था, आपको याद है? पर तुम लोगों से हो गया होगा क्योंकि तुम्हें कल कराया था। लेकिन बच्चों उसकी टेक्निक दिखाऊंगा तुम्हें, टेक्निक कैसे करते हैं एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन को ना। टेक्निक पता है क्या है? मान लो ये मिरर है, ये वाला पार्ट ना, अब इन्होंने शायद दोबारा से वही सेम फीचर दोबारा कर दिया है। देखो क्या ही किया जाए इनका। ठीक है बच्चों, इस वाले पार्ट को तुम इनविजुअल कंसीडर करो। ठीक है, ये है नहीं यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनका पता नहीं दिमाग कहाँ चले गए इनके ना। लाइक ऐसा 10 बार कंप्लेन करने के बावजूद भी मतलब ये सेम हरकत कर रहे हैं। एक मिनट ना, शायद यहाँ पे सपोर्ट का होगा कुछ। सपोर्ट का कुछ नहीं है यहाँ पे, रुको ना, मैं इसको इश्यू को रेज करता हूँ। यार मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा आज का टॉपिक, तो वैसे नहीं करा पाऊंगा मैं अगर इन्होंने यही चीज रखी तो। चलो, नहीं ब्लैक पेन नहीं है बच्चों इसमें ना, ब्लैक पेन का ऑप्शन नहीं आता। अगर व्हाइट मैंने ब्लैक बैकग्राउंड रखा है तो ब्लैक पेन का ऑप्शन नहीं आता। चलो सो बच्चों, ये जैसे मिरर है, ठीक है। आपको ये पता है बच्चों, जैसे आपको मैंने बताया था कि सबसे पहली बार डबल रिफ्लेक्शन कब होगा। अब तुम्हें सिमेट्रिकली कट करना है इसको ना, तुम इसको ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो। बच्चों तुम्हें पता है कि जितना दूर से कट करोगे, जैसे आपने एक कट ये मारा, या फिर आप ये वाला कट मार सकते थे। ठीक है, इतने पार्ट को आप मिरर की तरह यूज करते, या आप सिर्फ इतने पार्ट को मिरर की तरह यूज करते। तो बच्चों जो इस वाले पार्ट में जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो रे आ सकती है ना, वो ये वाली है। मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो रे आ सकती है ना बच्चों, इस वाले पार्ट के लिए अगर तुमने इतना मिरर लिया होता ना, तो ये वाली रे है। मतलब ये एंगल, ये जो एंगल है, ये वही एंगल हो गया बच्चों, थीटा। ये एंगल थीटा हो गया। आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाते थे, मतलब इसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाते थे, ये एंगल बढ़ता जाता था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों बढ़ते जाते थे। आप चाहते हो कि मिनिमम 2 रिफ्लेक्शन हो, तो आप बच्चों सबसे पहले तो सबसे दूर वाली रे को कंसीडर करोगे, क्योंकि सबसे दूर वाली जो रे है उसी से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी है। आपको बच्चों इसका मिनिमम साइज लेना है, मिरर का मिनिमम साइज लेना है, जिसके लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्शन, एक रे जो है कम से कम 2 रिफ्लेक्शन करे। तो आप ये कहोगे कि सबसे दूर वाली आनी चाहिए।
अब आपको ये पता है बच्चों कि दो रिफ्लेक्शन के लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये इंसिडेंट वाली रे है इस व्हाइट वाली लाइन से अंदर की तरफ जानी चाहिए या व्हाइट वाली लाइन पे आनी चाहिए, क्योंकि मिरर ओनली यहां से यहां तक है, ठीक है। तो ये वो वाला केस बनेगा बच्चों 45 डिग्री वाला कि जस्ट अगर लिमिटिंग केस देखना है मेरे को तो यहां से आए और ऐसे जाके यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाए। इन दैट केस ये एंगल कितना होता था बच्चों 45 डिग्री। तो आपको बच्चों ये मिरर को इस तरीके से कट करना है कि ये एंगल 45 डिग्री के बराबर हो, ये होगा तो ये भी 45 के बराबर होगा, दो रिफ्लेक्शन होंगे। तो बच्चों ये जो एंगल है ना इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी आपसे ना, मिनिमम। आप 45 से ज्यादा भी लोगे ना बच्चों तब भी दो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। अगर आप ये वाला पार्ट ले लोगे ना बच्चों, ये वाला पूरा मिरर, तो बच्चों यहाँ पे इस वाली रे के तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन होंगे, ये तो ऐसे जाएगी कहीं फिर कुछ और करेगी, समझ रहे हो। ये था बच्चों फंडा ना क्वेश्चन का, बेसिकली मतलब ये था कि द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द कॉनकेव मिरर सर्टेन एंड अ कोन ऑफ हाफ angle theta at the center of the curvature, the minimum value of theta for which the incident ray on this mirror parallel to the principal axis suffer reflection more than one। ठीक है, ये वाली रे जो है मोर देन वन रिफ्लेक्शन सफर करेगी अगर ये 45 डिग्री है, ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे करके चली जाएगी। तो कम से कम आपको थीटा को 45 रखना पड़ेगा। अगर आपने थीटा 45 से कम रखा, मान लो तुमने 30 रखा थीटा, तो तुम्हें पता है बच्चों ये एंगल 30 के बराबर होगा, तो फिर ये बच्चों इधर जो है ना 30 पे ही जाएगी इधर, ठीक है, फिर ये एंगल 30 के बराबर हो जाएगा क्योंकि टोटल 90 के बराबर होता है। तो ये बच्चों फिर इस वाले पॉइंट पे नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस एंगल को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे आप इस एंगल को बढ़ाते जाओगे ना बच्चों, ये वाली जो रे है ना ये इधर की तरफ भागेगी। पता है मैंने कल इसका एनालिसिस करवाया था तुम्हें। इसको बढ़ाओगे ना तो ये बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों इधर की तरफ भागेगी। जब ये 45 के बराबर हो जाएगा तो आगे बच्चों ना एजुकेटर बोर्ड से कॉल आ गया, तो मैं बात कर लेता हूँ। पता नहीं यार, समझ में नहीं आता इन लोगों को ना। चलो यार मैं इस
फीचर से इतना दुखी हो चुका हूँ, मतलब इरेज 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 मैं 10 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, 10 बार कि भाई मेरे को इरेज वाला फीचर नहीं चाहिए, बकवास फीचर मेरे को नहीं चाहिए, मेरी क्लासेस खराब हो रही हैं इसके चक्कर में, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, एजुकेटर बैठ के क्लास में स्क्रीनशॉट लेता रहेगा तुम्हारे लिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए बड़े आराम से, सर हाँ मुझे समझाइए। अरे तेरे को 10 मिनट थोड़ी है मेरे पास समझाने के लिए भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि 10 बार रेज इश्यू हो चुका है भाई, जाके चेक कर ले कि एजुकेटर को क्या इश्यू आ रहा है, क्या इश्यू आ रहा है। हर बार क्लास में लाके इस फीचर को डाल देते हैं, नहीं चाहिए, नहीं बकवास फीचर है तुम्हारा ये। चलो दोनों टाइप का इरेजर नहीं डाला जा रहा है, इनमें 10 दिन से मतलब माथा पच्ची करवा रहे हैं, 10 दिन से दिमाग खराब करके डाल दिया है। यही तो 10-12 मिनट डेली बर्बाद कर दो इनके चक्कर में, 10-12 मिनट बर्बाद करो, क्लास को बर्बाद करो, क्योंकि डायग्राम ही नहीं ड्रॉ कर सकते ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो बनाओ, मिरर बनाते रहो, कैसे बनाओगे। कल थोड़ा सुकून मिला था, आज फिर वो सुकून छीन लिया। चलो 14th वाले में डाउट है बच्चों किसी को? 14th वाले में ओके नहीं तुम लोगों का नहीं है एक्चुअली, एजुकेटर की तरफ से, तो मतलब आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये वाला भी नहीं यार, ये इस वाले में तो वो जो रे है वो यार डिस्टेंस पता कर लो ना यार, इस वाले में तो ये तो इजी क्वेश्चन था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पता कर लो यहाँ से, ये 2f के बराबर होता है, ये f के बराबर होता है, साइन आई आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 के बराबर। ठीक है इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर लोगे बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। 14 हो गया बच्चों ना, पैरेलल ये ना वो रे पैरेलल आ रही है, ठीक है देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 15th वाले में डाउट बच्चों किसी को? 15वें में, 15वें में नो डाउट ओके। 16वें में डाउट है बच्चों किसी को? 16th वाले में बच्चों एक आध बच्चे का डाउट छोड़ सकते हैं अपन ना। 17वें में डाउट है बच्चों किसी को? 17th वाले में 17th 2f कैसे किया शालिनी? उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2f के बराबर होती है इसलिए। 17th में डाउट है बच्चों किसी को? 18th में डाउट है किसी को? 18th में 18th आई को स्मॉल क्यों मानेंगे जब डिस्टेंस f के बराबर दे रखी है, f फाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। 19th में डाउट है बच्चों किसी को? 19th वाले में 18th वाले में एक कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, फोकल लेंथ दे रखी है उसकी f, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h is placed in front of it. If an erect image of h by n is formed, the distance of the object from the mirror is। देखो बच्चों ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चों ने इसको। इस कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि इसके सामने रखा हुआ है, जिसकी हाइट h के बराबर है। अब इन्होंने बोला है इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट इमेज बच्चों कब बनती है? मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव हो, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के मतलब मिरर के अपोजिट साइड में रखे हो। तो ऑब्वियस बात है बच्चों इसका इमेज इधर बन रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, और इन्होंने बोला है कि h/n हाइट का बन रहा है इमेज। हमने कहा ठीक है यहाँ पे h था तो h/n का बन रहा है। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? ओके इस डिस्टेंस को बच्चों में मान लेता हूँ y के बराबर, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ बच्चों में x के बराबर, तो u जो होगा वो -x होगा, जबकि v जो होगा बच्चों y के बराबर होगा। मैग्निफिकेशन जो है बच्चों, अगर आप इसका मैग्निफिकेशन देखो तो क्या मैग्निफिकेशन जो है 1/n के बराबर आएगा या नहीं आएगा? h/n डिवाइडेड बाई h, तो ये 1/n के बराबर आ जाएगा। और मैग्निफिकेशन बच्चों माइनस का v डिवाइडेड बाई u के बराबर भी होता है, तो माइनस का तो 1/n इज इक्वल टू माइनस का v मतलब y डिवाइडेड बाई माइनस का u, माइनस का x हो गया मतलब ना। तो क्या तुम्हें x और y में एक रिलेशन समझ में आ गया कि देखिए जी जो आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछे तो जो y होगा ना वो x/n के बराबर होगा, तो 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। तो 1/v मतलब y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू x/n के बराबर है, प्लस का 1/u u माइनस x के बराबर है,
इज इक्वल टू इसका तो बच्चों जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, 1/f आ जाएगा। डन बच्चों। सो यहाँ से बच्चों तुम्हारे पास n-1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। x की वैल्यू बच्चों f टाइम्स n-1 के बराबर आ जाएगी। क्या ये आपको समझ में आया? और मैंने साइन कन्वेंशन वगैरह ये कैसे किया बच्चों, ये सारी की सारी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। 16th वाले में क्या हो गया यार, तुम पूछते क्यों नहीं हो पहले? समझ गए बच्चों? ठीक है। अच्छा बच्चों, जो क्वेश्चन इसका ना शीट का प्रिंट आउट ले लिया करो, और इसमें जो हिंट है ना बच्चों, जो मैं डिस्कस कराया करूं, उन हिंट को लिख लिया करो। ठीक है। आपको आगे जाके याद नहीं रहेगा इतने टाइम तक, फिर भूल जाओगे, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। x इज इक्वल टू एन वाई लें तो आंसर दूसरा आ रहा है, क्यों लें x इज इक्वल टू एन वाई टू लेगा तो y आएगा ना वहां से आंसर तेरे पास, तो y से फिर तेरे को x कैलकुलेट करने के लिए बोला उन्होंने। ठीक है। ओके ओके 16th वाला बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है। 16th वाला, an infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of focal length f. The near end of the rod is at a distance u greater than f from the mirror. So find its image will have a length of. तो बच्चों यहाँ पे देखो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर हो गया। एक रॉड है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है बच्चों, जो कि यहाँ पे रखी हुई है, ये फोकस हो गया बच्चों एफ से इधर है। ठीक है। इन्फिनिटी तक रखी हुई है। सो यहाँ पे जो रॉड है ना बच्चों, वो इन्फिनिटी तक ऐसे करके रखी हुई है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा रखी है, मैंने बोला है। ये बच्चों ऐसे करके रॉड रखी हुई है। बच्चों ये बताओ कि जो इन्फिनिटी पे जो इसका एंड होगा उसका इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी वाले एंड का इमेज फोकस पे बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है। आपने कहा ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये u दे रखी है, u, ये डिस्टेंस u के बराबर दे रखी है। फोकल लेंथ बच्चों इसकी f के बराबर दे रखी है। फोकल लेंथ दी है बच्चों ना, और ये डिस्टेंस, इन्होंने u जो है ना डिस्टेंस बोला है, तो f भी बच्चों डिस्टेंस है। ठीक है। अब बच्चों मुझे इसकी इमेज पता करनी है कि इसकी इमेज कहां बन रही होगी, तो तुम्हें पता है 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं बच्चों के, जनरली पता है कंफ्यूजन हो जाता है कि u की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। बच्चों कोशिश एक तो तुम्हें समझ में आएगी, लेंथ दी है, ये मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चों ना, f जो है ना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ, जबकि इसकी फोकल लेंथ होती है बच्चों नेगेटिव। और इन्होंने बच्चों डिस्टेंस जो दी है ना वो u दी है, u डिस्टेंस दी है बच्चों। तो डिस्टेंस को तो बच्चों अपन को माइनस साइन के साथ पुट करना पड़ेगा, तो ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला हुआ, लेकिन अपन को सॉल्व करने के दौरान हमें ये पता है कि मिरर के सामने तो ये u जो है अपन को क्या रखना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव का रखना पड़ेगा। f भी बच्चों नेगेटिव का रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ है, ये डिस्टेंसेस है। ठीक है ना। वैल्यू पुट करते टाइम आपको साइन के साथ रखना पड़ेगा इनको। तो 1/v आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास माइनस का 1/f प्लस का 1/u के बराबर, और ये बन जाएगा बच्चों f इंटू यू, f माइनस का u के बराबर। ठीक है, ये आ गया। तो 1/v बच्चों इसके बराबर आ गया, तो v जो आएगा ना बच्चों वो f इंटू यू डिवाइडेड बाई f माइनस u के बराबर आ रहा होगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये जो v है ये नेगेटिव का आया है। नेगेटिव क्यों आया बच्चों? क्योंकि f जो है ना छोटा था u से, तो f माइनस यू नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज भी इधर ही बन रही होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस को तो बच्चों अपन को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो एफ यू डिवाइड बाई यू माइनस का एफ के बराबर, ये मैग्नीट्यूड होगा बच्चों। डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी, किसकी? इस वाले पॉइंट की जो इमेज जहां बन रही होगी ना उसकी डिस्टेंस ये होगी। तो एक तो डिस्टेंस बच्चों हमारे पास ये आ चुकी है, एक एंड तो बच्चों एफ पे बन रहा है, दूसरा एंड कहां पे बन रहा है बच्चों? इस डिस्टेंस पे। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, एफ इंटू यू डिवाइडेड बाई यू माइनस का एफ, माइनस का एफ, तो एफ इंटू यू माइनस का यू एफ प्लस का एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू माइनस का एफ। तो आप देखोगे ना तो एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू माइनस का एफ के बराबर आंसर आ रहा होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में नहीं आई? इनफाइनाइट पॉइंट का इमेज फोकस पर क्यों बना? ओके, इन्फिनिटी पे अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनना चाहिए मैम? इन्फिनिटी पे अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनना चाहिए सर? समझ में आया बच्चे? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। तो भाई देखो थोड़ा सा अपना यार ये मत सोचो कि यहाँ पे जादू टोने नहीं होते। ठीक है,
जादू टोने नहीं होंगे रातों रात, मतलब कुछ जादू मारूंगा मैं और तुम्हारा दिमाग एकदम चलना चालू कर देगा। इसको दिमाग को चलाओ, फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट उसका इमेज फोकस में बनेगा, ये नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा तेरा। मैं तुम्हें एडवांस के सपने देख रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, और तुम कह रहे हो कि नहीं जी हमें तो बोर्ड लेवल भी नहीं पता। और जबकि मैंने तो तुम्हें इतना डिटेल में, तुम अनअकैडमी में ढूंढ लेना तो एक कोर्स नहीं मिलेगा इतना डिटेल में, फिर भी तुम अगर ऐसी हरकतें करोगे ना तो तुम क्या कर रहे हो। अभी मैं देख रहा था कि मतलब अभी ऐसे ही एक, कई बार आते रहते ना इधर उधर सजेशन में आते रहते हैं, कोटा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वहां पे मतलब बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हाँ यहाँ से सिलेक्शन होगा, मतलब ना सिलेक्शन यहीं से होगा, है ना, और सबका होगा, सबका सिलेक्शन होगा। मैंने कहा ठीक है। तो 8-10 हजार लोग अगर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो 10 हजार का सिलेक्शन होना है, ठीक है। और अगर उनका कोई ऑनलाइन ब्रांच वगैरह भी अगर चल रहा है, मतलब किसी, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम इंस्टीट्यूट, तो अगर उनके ऑनलाइन में अगर 1 आध लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन होना है। तो 1,10,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है IIT JEE एडवांस में। तो ये सारे 1,10,000 जो है ये यही सोच के बैठे हुए हैं कि मतलब लाइक हम तो आगे, बस सबका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, हमारा क्यों हो जाएगा, हम तो आगे। तो भाई देखो इस बैच में आने के बाद भी ना तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस मतलब नीलवट्टा सन्नाटा ही रहेंगे, ठीक है। चाहे तुम कहीं भी किसी भी टॉप से टॉप बैच में पढ़ लेना, तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस नीलवट्टा सन्नाटा रहेंगे अगर तुम जो है खुद नहीं एफर्ट मारोगे तो। भाई टीचर कितना भी एफर्ट मार ले, मैंने इस तुम्हें ड्रॉपर जैसा फील नहीं कराया डे वन से। मैंने तुम्हें डे वन से ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो ओके कोई ना, लेकिन तुम जो है मेरे को हर बार ये मेरे सपनों को तोड़ देते हो। पता है मैं तुम्हारे साथ जब मेहनत करता हूँ ना, जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, जब मैं तुम्हें हर चीज को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे तुमसे उम्मीदें जागती हैं कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि सबका सिलेक्शन होगा, लेकिन जितना जो डिजर्विंग होंगे उनका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब अब कम से कम जो नहीं है उनको भी मैं तो पुश कर रहा हूँ कि यार तुम में से भी कहीं ना कहीं तुम आज जो हो उससे ऊपर निकल जाओ, मतलब ना जो 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 लेवल तुम्हारा आज है ना। मेरे पास कई बार जब ना कई बार बच्चे कहते हैं कि सर मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, मैं सर जैसे फर्स्ट ड्रॉप लूं या सेकंड ड्रॉप लूं, इस तरीके की मतलब अगर कभी भी कोई क्वेरी आती है ना तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि गो फॉर इट, मतलब बिल्कुल करना चाहिए ना, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। वो बच्चा बोलता है कि सर मेरा 1 साल खराब हो जाएगा। मैंने कहा 1 साल खराब हो गया तू तब बोलेगा जब तू आज से बेहतर नहीं होगा। तो अगर तू आज है और तूने ड्रॉप लिया, तू आज से भी वर्स्ट कंडीशन में है या आज वाली लेवल पे ही है, तो तेरा वो कहते हैं, उसे कहते हैं 1 साल बर्बाद होना। लेकिन एक तूने ड्रॉप लेके आज तू अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में जा सकता था, तू कल को अगर एक अच्छे NIT में चला गया, अच्छी ब्रांच के साथ चला गया, तू एक NIT में जो जा सकता था आज अगर तू कल को एक मतलब IIT में चला गया, तो इसे कहते हैं बच्चों, इसे बर्बाद होना नहीं कहते, इसे आबाद होना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ना बच्चों, अपना लेवल आपको बढ़ाना है, आपको आपका कंपटीशन आप खुद हो। ये लाइंस आप लोगों ने सुनी होंगी कि आपका जो कंपटीशन है ना वो पहले आप हो। आपको अपने आप से कंपटीशन करना है कि मैं आज क्या था, मैं इस बैच को ज्वाइन करने से पहले क्या था। तुम्हारा सिलेक्शन अगर भाई सबका सिलेक्शन होने लगा ना, तो मेरे से भी शायद यहाँ पे इस वाले बैच में भी 2-3 हजार बच्चे तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो 2-3 हजार बच्चे इस बैच में है, एनरोलमेंट होंगे करीब 2-3 हजार या उससे ज्यादा ही होगा। तो भाई अगर 2-3 हजार अगर अनअकैडमी के बच्चे ही अगर सेलेक्ट हो जाएंगे सारे के सारे, बाद बाकियों के लिए फिर जगह छोड़ेंगे। देखो भाई पहले 3 हजार सीट बुक, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन होगा यहीं से, ठीक है। और फिर अगले फिर कुछ 1,10,000 लोग भी हैं उधर ना तो अगली 1,10,000 सीट बुक। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है जो कोटा में लाखों में ऑफलाइन में ही है, तो वो कहेंगे भाई हमारे लिए कुछ छोड़ दो, हम भी तो है, हमें भी तो कुछ करा दो। तो बच्चों ध्यान से सुन लो इस चीज को। तुम अनअकैडमी ज्वाइन करो, तुम फिजिक्स, तुम अनअकैडमी ज्वाइन करो, तुम फलानी जगह ज्वाइन करो, तुम ढिकानी जगह ज्वाइन करो, बच्चों तुम्हारा सिलेक्शन तुम ही कराओगे, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन तुमसे होना है। और रही बात यह कि क्वालिटी एजुकेटर की, वो तुम्हें अनअकैडमी प्रोवाइड कर देगा, इतना मैं तुमसे कह सकता हूँ। यहाँ मुझे कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे कोई प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वालिटी एजुकेटर तुम्हें यहाँ मिलेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन तुम्हारे बेसिस पे होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा, लेकिन एजुकेटर का जो रोल होता है वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा अच्छे से। तो ध्यान से सुन लो, ये सब मोह माया और इन सब चीजों को छोड़ दो। पहले भी मैंने बताया है कि AIR-1 देने वाला इंस्टीट्यूट लाख बच्चे पढ़ाता होता है, और वो लाख बच्चों का सिलेक्शन लाखों का नहीं होता। जब आप AIR-1 वाले इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो ना,
कि AIR1 मेरी मतलब इस इंस्टीट्यूट ने रैंक दी, तो तुम सोचते हो कि आज मैंने 1.5 लाख रुपए पे कर दिए, अब मैं अगला AIR1 मैं ही होऊंगा, यही सोच के जाते हैं ना भाई। वो AIR1 वाला जो बच्चा था ना, वो बच्चा खुद हार्ड वर्किंग था, उसको ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा केयर मिला होता है, बिल्कुल मिला होता है, लेकिन वो क्या तुम्हें 1.5 लाख रुपए में वो तुम्हें मिल रहा है लेकिन यहाँ मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। एक एक बच्चे का डाउट सॉल्व हो रहा है। एक बच्चे का नहीं किया मैंने ना, अमन का, अभी इतनी देर से उसको पूछ रहा था, लेकिन उसने लेट पूछा इसलिए नहीं किया मैंने, गुस्से में नहीं किया उसको ना, नहीं तो मैं हर बच्चे का डाउट सॉल्व कर रहा होता हूँ यहाँ पे। तो सुन लो भाई, ये सब घपला है, ठीक है, और इस घपले से बच के रहो और चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारा जो तुम करोगे ना, वही तुम्हारे साथ रहने वाला है, और एक साल बर्बाद ना हो, ये बर्बाद वाली चीज ना आए, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आज जो हो उससे बेहतर अगर तुम होते हो आज से 1 साल बाद, तो मतलब तुमने गेन किया। मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चे का IIT में सिलेक्शन होना ही जरूरी है, और होगा ही, क्योंकि हर बच्चे का IIT में सिलेक्शन नहीं हो सकता, बट हर बच्चा अपना बेस्ट दे, अपने आप में इंप्रूवमेंट करे, जो डिजर्व करता था उससे और ज्यादा गेन करे। यही बच्चों आज के टाइम पे ट्रू डेफिनेशन है बच्चों आपके प्रिपरेशन की, या आपने हार्डवर्क किया उसकी। आपका हार्डवर्क बच्चों इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि जो तुम आज हो उससे बेहतर हो तुम कल। मेरा 12th के बाद बच्चों IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने ड्रॉप लिया। मेरे को IIT दिल्ली नहीं मिला, मिल जाता अगर मैं ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करता। मेरे को IIT दिल्ली नहीं मिला, मेरे को IIT बॉम्बे नहीं मिला। तो ये स्कोप तो बच्चों हमेशा रहेगा, जो तुमने अचीव किया उससे ऊपर चीजें होंगी। आप हमेशा रो लो या तो उनके लिए कि ये नहीं मिला, मैं यहां तक पहुंच सकता था, या खुश हो लो कि तुम यहां थे, यहां से कम यहां तक आ गए। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक प्राइवेट कॉलेज वगैरह कुछ ज्वाइन करने से अच्छा है मैंने ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर में IITian बन गया। अब अगर मैं उसमें भी रहूं कि मैं IIT पटना में था, मैं IIT दिल्ली नहीं गया, तो भाई मुझे इतना पता है कि मैंने ड्रॉप लेके अपने आप को इंप्रूव किया था, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट। ऐसे तो बच्चों फिर कल को मैं सोचूंगा मैं प्रधानमंत्री नहीं बना मरने से पहले, ठीक है, तो मतलब वो फिर हमेशा रहेगा बच्चे यहाँ पे स्कोप, तो हमेशा स्कोप रहेगा यहाँ पे ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर फालतू की चीजों में मत पढ़ना बच्चों, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये किसके पीछे मैंने इतनी सारी रामायण सुनाई, वो कहाँ गया, वो पूछ रहा था कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सुनो, ये दुनिया में भटकना बंद कर दे और चुपचाप आके इधर पढ़ाई पे ध्यान दे। जो मैं पढ़ाया करूँ उसको घर पे जाके रिवाइज किया कर, और फिर अगले दिन मतलब थोड़ा दिमाग को मतलब खोल के आया कर। ऐसा नहीं दिमाग को अगली क्लास में खोल के बैठा हुआ है सर, फिर अगली बार पूछ रहा है कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। मैंने कहा दिमाग को खोल के लाया कर, दिमाग सर खुला रखा है इधर दिमाग साइड में रख दिया मैंने तो ये नहीं करना है। चलो 19th नंबर, 19th नंबर से क्वेश्चन नंबर 14 में पैरालैक्स कंडीशन क्या हो गया। अब 14th में क्या हो गया यार, इसमें पैरालैक्स कंडीशन कैसे लगा देगा तू। तेरे को मैंने बताया था ना कि जितना दूर होती जाएगी ना इंसिडेंट रे, उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता जाएगा। इसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री के बराबर दे रखा है, क्या इसमें मैं मान सकता हूं इसको पैरेक्सियल रे, मान ही नहीं सकता इस वाले को पैरेक्सियल रे। अबे भाई, अच्छा मैंने ये वाला 2f लिख दिया है क्या, सुनो, वो सेंटर वाली जो लाइन होगी ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे ये सेंटर समझ में आया था, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एफ होता है, ये सेंटर हो गया बच्चों, सेंटर से इसको ज्वाइन करने वाली लाइन। अब ये 2f हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है, अब ये 2f हो जाएगी, तो ये आई होगा, समझ गया। आई की साइन आई की वैल्यू f डिवाइडेड बाई 2f के बराबर आएगी, 1/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। आई 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो ये वाला 30 होगा। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस होगी ना, r/2 cos 30, और इन्होंने पता क्या पूछा था, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट V टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस। फोकस की डिस्टेंस तो r/2 होती है, सो ये 2/√3 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है।
समझ गए? अच्छा, वो मेरी गलती थी यहाँ पे कि मैंने उसको जल्दबाजी में सेंटर मान लिया था बी को ना। देखो बच्चों 19th वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, 19th वाला, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ वैसा ज्ञान देता हूँ बच्चों ना, थोड़ा एनालिसिस करना सिखाता हूँ आज की क्लास में ना, तब जा तुम 19th वाले को ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे बच्चों। ये वाली चीज बहुत जरूरी होती है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये बच्चों तुम्हें जो डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करेगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बच्चों कैसे इमेज फॉर्म करेगा। सो बच्चों ये हो गया यहाँ पे कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर कोई भी मेरी क्लास अटेंड कर रहा हूँ ना टेक्निकल टीम से, तो देखो ये मेरे को अपने हाथ से बनाना पड़ रहा है तुम्हारे इस बकवास फीचर की वजह से। दिमाग खराब हो गया मेरा 10, और गुस्सा इसलिए आ रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, समझ रहे हो? टीचर को गुस्सा तब आता है जब कोई सुने ना। चलो बच्चों मैं कुछ चीजें, हाँ बिल्कुल नोट करना है बच्चों इसमें ना, ये सारे के सारे डायग्राम बना बना के। चलो इस फीचर का एक फायदा उठाते हैं, लेट्स सेलेक्ट दिस, क्योंकि थोड़ा बहुत यही ठीक बन गया है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है, ओके। सो बच्चों जैसे यहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए, पहले तो एक बात बताइए कि अगर कोई फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां पे बनता है उसका, फोकस वो सॉरी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनता है बच्चों, इन्फिनिटी पे अगर कोई इमेज होगा तो उसका इमेज बनता है फोकस पे। बच्चों मिरर के केस में ना, मिरर के केस में एक फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। दो चीजें बस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में बच्चों फोकस इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। क्या आपको यहाँ तक कोई परेशानी है? इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। तो मतलब एक तरीके से बाउंड्रीज होती हैं, आपको फोकस पे बताओ कि फोकस पे अगर कोई चीज होगी तो उसका इमेज कहां बन रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में कोई चीज होगी तो उसका इमेज कहां बन रहा होगा, और इन्फिनिटी, ठीक है, और एक पोल भी ले लो, ठीक है। तो चार ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है यहाँ पे, क्या क्या होती है, इन्फिनिटी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है भाई। ये वाली बात क्लियर हो गई आप सारे लोगों को? तो मैंने आपसे पूछा कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज कहां बनता है बच्चों, फोकस पे बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनता है बच्चों, उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो इनके बारे में मेरे को पता है। तो बच्चों यहाँ पर कितने रीजन बन गए, एक रीजन तो बच्चों फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन गया, एक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन गया, एक फोकस और पोल के बीच में बन गया, और एक मिरर के पीछे वाला। तो मिरर के पीछे वाला बच्चों यहाँ पे, वहां पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, इधर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस वगैरह होता है क्या मिरर में, यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे टोटल कितने रीजन है बच्चों जहां ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, या फोकस और पोल के बीच में होगा, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो चार रीजन है बच्चों जहां जहां ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि देखिए जी, अगर ऑब्जेक्ट यहां है, कहां पे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पीछे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे होगा, तो मुझे बताओ कि इसकी जो रेज आएंगी वो ये वाली आएगी या नहीं आएगी, इंसिडेंट रे बच्चों यहां से, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होंगे, तो आप यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये क्या काम करेगा बच्चों, ब्लू वाली लाइन नॉर्मल का काम करेगी। आपको ये समझ में आ रहा है कि बच्चों जो इंसिडेंट रे है अगर नॉर्मल के उधर से आई है तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों इधर से जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों ऐसे जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों ऐसे जाएगी, और यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। आप ये भी कह सकते थे सर आपको कैसे पता लगा कि ये फोकस के इधर से जाएगा, ये तो इधर से भी जा सकता था, ये तो इधर से भी जा सकता था। तो फिर मैं उसके लिए बोलूंगा कि देखो बच्चों, अगर इन्फिनिटी से आ रही होती, मान लो ये पैरेलल रे आ रही होती, ये वाली ना, ये वाली इन्फिनिटी से आ रही होती अगर,
तो मुझे बताओ ब्लू वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन के बीच का एंगल ज्यादा है या ब्लू वाली और इस व्हाइट वाली के बीच का एंगल ज्यादा है? आप बोलोगे सर ब्लू और ग्रीन वाले के, मतलब इस पैरेलल रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस इस व्हाइट वाली के एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों, अच्छा मुझे बताओ कि इन्फिनिटी से आने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी या नहीं जाएगी? ठीक है, फोकस से जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये। और यहाँ पे पैरेक्सियल वाला बच्चों फंडा वैलिड है, मतलब ना ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल बड़ा था तो ये वाला एंगल बड़ा होगा या नहीं होगा नीचे वाले से? इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो मेरे को एक बात पक्का समझ में आ गई कि देखिए जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रेस जो है इस ग्रीन वाली और इस ब्लू वाली के बीच में आएंगी, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो रे कैसे आएगी? ब्लू वाली लाइन के अलोंग ही आएगी और ब्लू वाली लाइन के अलोंग चली जाएगी वापस। क्या ये समझ में आया आपको? उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन में होगा, इन्फिनिटी से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो बच्चों क्योंकि इन्फिनिटी वाली रे ग्रीन वाली है, निकल के जा रही है फोकस से, तो अगर कहीं पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रीन वाली से कम होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस ग्रीन वाली से कम होगा, मतलब वो ऐसे निकल के जाएगी। ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम आप कहां तक लेके आ सकते हो बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे वापस उसी रास्ते आ जाएगी। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे। आप ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे इधर लाते जाओगे ना तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस घटता जाएगा, तो इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटेगा, तो ये उतना ही, ये व्हाइट वाली रे उतना ही दूर फोकस से उतना ही दूर इंटरसेक्ट करेगी। ये इधर आएगा, इमेज बच्चों इधर जाएगा, ये इधर आएगा, इमेज बच्चों इधर जाएगा। फाइनली जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा बच्चों तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, ये इमेज रियल होगा तो इसमें बच्चों रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, एंड इमेज जो बनेगा ना बच्चों, इमेज जो है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, और ऑब्जेक्ट कैसा? रियल ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला बच्चों पूरा फंडा आप सारे लोगों को क्लियर हो गया? तो ऐसे समझो बच्चों, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट इमेज फोकस पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा तो इमेज बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि अगर यहां पे ऑब्जेक्ट होता इस जगह पे तो ये वाली रे अब उल्टी जाती बच्चों, अब ये इंसिडेंट कहलाती, तो रिफ्लेक्ट होके बच्चों यहां जाएगी या नहीं जाएगी? अगर आई की जगह पे ऑब्जेक्ट होगा तो अब ये जो जो इस पर रिफ्लेक्टेड थी ना, अब यहां से इंसिडेंट बनाओगे आप। अरे अगर यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तो इंसिडेंट रे अब यहां से निकलेंगे ऐसे करके, और रिफ्लेक्ट होके बच्चों को इधर जाएगी नहीं जाएगी? रे अपना पाथ रिट्रेस करती है, अगर आपने इसको उल्टा भेजा ना तो ये जिस रास्ते आई उसी रास्ते जाएगी, तो इमेज बनेगा यहाँ पे। तो बच्चों ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट का बना इमेज, अगर आप इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो जहां ऑब्जेक्ट था ना वहां पे इमेज बनेगा। समझ में आया बच्चों ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां पे बच्चों दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है बच्चों, अगर रियल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज जो बनेगा ना बच्चों वो रियल इमेज बनेगा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये वाली बात क्लियर हो गई? अच्छा मुझे ये बताओ, इन दोनों केस में, क्योंकि दोनों ही रियल है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना रहा है ये, ठीक है, इसमें भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, तो क्या तुम्हें समझ में आया कि u भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा, मैग्निफिकेशन बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये कैसा इमेज बनेगा बच्चों? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों जल्दी से कि इस वाले केस में ऑब्जेक्ट मिरर के ज्यादा पास है या इमेज मिरर के ज्यादा पास है? तो जब ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे होगा तो उसका इमेज यहाँ बन रहा है इधर इस रीजन में, तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, इमेज ज्यादा दूर है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा ना बच्चों m ग्रेटर देन 1 होगा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। जबकि इस वाले में बच्चों m नेगेटिव होगा और m बच्चों m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, इसमें बच्चों डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, छोटा इमेज बनेगा।
जब भी इमेज बच्चों मिरर के पास होगा तो इमेज छोटा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए बच्चों? दो पॉइंट समझ में आ गए। ये दूसरा वाला भी मैंने साथ में ही कवर कर दिया। अब इसको ऐसे ध्यान में रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट चलता आ रहा है, इमेज भी चलती जा रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे को कहां पे क्रॉस करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब ऑब्जेक्ट जा रहा है फोकस की तरफ, इमेज भागेगी इन्फिनिटी की तरफ। ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस पे, ये ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंचा, इमेज पहुंच जाएगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, कहीं पर भी जंप नहीं होता इन्फिनिटी के अलावा। क्या ये आपको पूरा गेम समझ में आया? आपने कहा ठीक है सर। अब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है बच्चों? फोकस पे पहुंच चुका है। अब दूसरा केस बनाते हैं बच्चों। अगर ऑब्जेक्ट इस रीजन में हुआ, रियल ऑब्जेक्ट कहां पे बच्चों? दूसरा केस मतलब तीसरा केस हो गया ये ना, रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, कॉनकेव मिरर के लिए पोल और फोकस के बीच में रियल ऑब्जेक्ट ही हो सकता है सर। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड मतलब ना एनलार्ज्ड इमेज, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, उसका मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों? पोल और फोकस के बीच में। मुझे एक बात बताओ मेरे को, मान लो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता, ठीक है, फोकस पे होता तो रे कैसे जाती बच्चों? ये ऐसे जाती और इन्फिनिटी पे जाके इमेज फॉर्म कर रही होती बच्चों। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल का काम कौन कर रहा है बच्चों? ये वाला नॉर्मल का काम कर रहा है। ये नॉर्मल हो गया बच्चों, ब्लू वाली लाइन नॉर्मल हो गई। लेकिन ऑब्जेक्ट अब बच्चों कहां है? फोकस पे नहीं है, अंदर है। अब इंसिडेंट रे कौन सी होगी बच्चों? ये वाली। मुझे जल्दी से ये बताओ कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ ज्यादा एंगल पे आ रही है क्या? कौन सी वाली से? ग्रीन वाली से। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होता तो ग्रीन वाली रे होती इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहां है तो अब व्हाइट वाली होगी इंसिडेंट रे। तो बच्चों नॉर्मल कौन है बच्चों? नॉर्मल का काम कौन कर रहा है? ये ब्लू वाली लाइन नॉर्मल का काम कर रही है। तो मुझे बताओ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तो ये रे बच्चों ऐसे जाएगी या नहीं जाएगी? ऐसे करके। क्या बच्चों मुझे बताओ कि ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर सकती है? ये ग्रीन वाली कर रही है बच्चों इन्फिनिटी पे, तो व्हाइट वाली तो कहीं नहीं कर सकती। तो इसको बच्चों उधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, यहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें रियल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होगा ना बच्चों, पोल एंड फोकस। तो बच्चों इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बिहाइंड दी मिरर। ठीक है बच्चों, इसका वर्चुअल इमेज बन रहा होगा बिहाइंड दी मिरर। क्या आपको समझ में आया पोल और फोकस के बीच में? अच्छा बच्चों, अगर उल्टा भेजू मैं इस वाली रे को, जैसे उल्टी आ रही होती है ऐसे ना, वापस आ रही होती है ऐसे, मतलब यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता। तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता ना तो बच्चों ये ऐसे आ रही होती तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करती। तो रियल इमेज बनता बच्चों बिटवीन पोल एंड फोकस। सो बेसिकली बच्चों ये क्या हो गया, सारे केसेस दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, सारे पार्ट केस, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का इमेज एक रीजन, ऑब्जेक्ट एक रीजन में होगा, इमेज एक रीजन में होगा। जिस रीजन में इमेज है अगर उस रीजन में ऑब्जेक्ट रखोगे तो जिस रीजन में ऑब्जेक्ट था उस रीजन में इमेज होगा। समझ में आया बच्चों? जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाला आपस में वो वाइस वर्सा हो जाते हैं। ऐसे बच्चों फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज बनता है मिरर के पीछे। लेकिन अगर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज कहां बनेगा बच्चों? पोल और फोकस के बीच में। अच्छा बच्चों, इसमें जो मैग्निफिकेशन होगा ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, इरेक्ट इमेज बनेगा बच्चों इसमें। और इसमें बच्चों क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब देखो फोकस पे है ना तो इमेज इन्फिनिटी में बन रहा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब पोल पे होगा ना बच्चों, u की वैल्यू 0 होगी तो v की वैल्यू भी 0 होगी। इमेज भी बच्चों कहां पे होगा? यहाँ पे। तो अब इसमें एक चीज समझना, बेसिकली बच्चों ऑब्जेक्ट या इमेज जो है ना इन्फिनिटी पे जंप करते हैं बस, बाद बाकी जगह पे कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। मतलब इन्फिनिटी में जंप कैसे करते हैं कि कोई भी चीज पॉजिटिव इन्फिनिटी में गायब होकर नेगेटिव इन्फिनिटी में निकल आती है, नेगेटिव इन्फिनिटी में गायब होकर बच्चों पॉजिटिव इन्फिनिटी में निकल आएगी। ठीक है, ये समझ में आया? अब ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे।
ठीक है, ये फोकस है और इधर इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट चलता आया बच्चों, इमेज चलती जाएगी, दोनों क्रॉस करेंगे कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। दोनों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक दूसरे को क्रॉस किया। ऑब्जेक्ट गया बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है ये ना, ये गया बच्चों फोकस पे, इमेज पहुंचेगी कहां पे, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां पहुंचेगी, इन्फिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट ने जैसे ही फोकस से जरा सा आगे बढ़ा, किधर की तरफ, पोल की तरफ। ऑब्जेक्ट जैसे ही फोकस से जरा सा आगे बढ़ा, इमेज पहुंच जाएगी बच्चों दूसरी साइड, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जरा सा फोकस से आगे गया है, इमेज इस इन्फिनिटी से घूम के उधर पहुंच जाएगी। अब ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, जरा सा फोकस से आगे, इमेज कहां है, दूसरी साइड इन्फिनिटी पे, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट चल रहा है पोल की तरफ, इमेज आएगा बच्चों उस इन्फिनिटी से पोल की तरफ, और दोनों एक दूसरे को दोबारा क्रॉस करेंगे कहां पे, पोल पे। दोनों ने एक दूसरे को पोल पे फिर क्रॉस किया। अब जैसे ही पोल से बच्चों ऑब्जेक्ट पोल से आगे गया तो वो वर्चुअल हो जाएगा। पहले तो ऑब्जेक्ट किधर गया बच्चों, वर्चुअल, पोल से आगे गया, पीछे की तरफ गया, तो इमेज की तरफ आगेगा बच्चों, फोकस की तरफ। ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है पोल से, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट चलता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इमेज कहां भाग रहा है बच्चों, फोकस की तरफ। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंचेगा ना, तो इमेज पहुंच जाएगा बच्चों कहां पे, फोकस पे। फिर बच्चों वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे जाके फिर जंप करके कहां पे आ जाएगा, इधर वाले इन्फिनिटी पे, और इमेज का है फोकस पे। फिर ये दोबारा वही सेम चीज चलती रहेगी बच्चों, और ये पूरा घूमते रहेंगे बार बार। ठीक है, बस जंप कहां होता है बच्चों, जंप होता है इनका इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी के बाद बच्चों जंप होगा, और ये बच्चों ऐसे ही चलते रहेंगे, दो बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस करेंगे बच्चों ये, और पोल पे क्रॉस करेंगे। आपको बच्चों पूरा का पूरा आइडिया लग गया। अब आपको रियल वर्चुअल इसको सोचना, जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना, ऐसे ही इसके बारे में बच्चों सोचना थोड़ा सा, आपको हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगी ये चीज। और कुछ समझ में ना आए ना बच्चों, तो ये वाली चीज याद रखना कि हमेशा सर क्या करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट को ज्वाइन करके नॉर्मल पता कर लेते थे, फोकस वाली लाइन से आइडिया लगा लेते थे कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो ऐसे जाती रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है तो इसकी रे ऐसे जाएगी, मतलब एक्सटेंड कराना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया बच्चों आप सब लोगों ने यहाँ तक? तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा किसका एनालिसिस हो गया बच्चों, सारा का सारा। तो बच्चों तुमने इसमें क्या क्या देखा, ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल रियल इमेज बनाता है, रियल का वर्चुअल बनाता है। तो ये कॉनकेव मिरर जो है ना बच्चों, क्या क्या करता है, तो कॉनकेव मिरर जो है रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ये नहीं बनाता। समझ गए? तो ये तीन चीजें करता है, डिमिनिश्ड एंड लार्ज, वो चीज क्लियर हो जाएगी बच्चों तुम्हें। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, एक बात और बताओ बच्चों, अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस पे है, यहाँ है, उसका इमेज कहां बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी पे। अगर वो एग्जैक्टली फोकस पे तो उसको कह दो गायब है इमेज, ना इधर इन्फिनिटी बोलोगे ना उधर बोलोगे। अगर ऑब्जेक्ट बच्चों जरा सा इधर आएगा ना, तो इमेज इधर से निकल के आएगा। ऑब्जेक्ट अगर जरा सा इधर आएगा तो इमेज इधर होगा, ऑब्जेक्ट अगर जरा सा इधर होगा ना तो इमेज बच्चों इधर से निकल के आएगा। सो मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है इधर से ऐसे फोकस से चलना स्टार्ट करे इधर की तरफ, पोल की तरफ, तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करनी है बच्चों कितनी, पोल तक पहुंचने में, एफ के बराबर। लेकिन इमेज को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, इन्फिनिटी से उसको पोल पे पहुंचना है। कौन ज्यादा चलेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, कंपैरिजन कर सकते हैं स्पीड का। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज कहां बनेगा बच्चों, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ चलेगा तो इमेज को कहां से भागना पड़ेगा बच्चों, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। किसकी स्पीड ज्यादा होगी, इमेज की। लेकिन जब एक बार यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना बच्चों, तो अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जा रहा होगा, तो अब इमेज जा रहा होगा फोकस की तरफ, ऑब्जेक्ट जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इमेज जा रहा है फोकस की तरफ, ऑब्जेक्ट पहुंचेगा इन्फिनिटी पे, तब इमेज पहुंचेगा एफ पे। अब किसकी स्पीड ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, स्पीड का भी आइडिया लगा सकते हो बच्चों आप लोग। देखो भाई एनिमेशन एनिमेशन ना, मैंने तेरे को जिसको समझना था ना उसको समझ में वैसे ही आ गया है। आया भाई समझ में आप लोगों को जो भी मैंने पूरा समझाया? हाँ जी,
एनिमेशन एनिमेशन के लिए भाई, एनिमेशन वाले पैसे बहुत मांगते हैं ना एनिमेशन बनाने के लिए। जरा सा एनिमेशन का ना पैसा बहुत मांगता है रे, कहाँ से लाएगा हम पैसे इतना। हम भी वाला और टाला वालों की तरह ही गरीब है। चलो, डिमिनिश और एनलार्ज बच्चों, आप डिमिनिश और एनलार्ज आप लोग जो है यहाँ से देख लोगे। अब आते हैं बच्चों कौन से वाले पे, उसको भी निपटा देते हैं ना, कॉन्वेक्स वाले को ना, कॉन्वेक्स मिरर को भी निपटा देते हैं, उसका भी एक बार तुम्हें एनालिसिस करवा देते हैं पूरा का पूरा ना। चलो भाई आगे बढ़े। ओके, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बच्चों हम बात कर रहे थे, हो ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना बच्चों, काफी हद तक अच्छा बन गया है, लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अगर टीचर को मिरर का डायग्राम ड्रॉ करना पड़े ना, ऐसी टेक्नोलॉजी पे, इसमें फोकस किधर होता है बच्चों, इधर की तरफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों इधर की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों कि यहाँ पे जो है वो कितने रीजन है, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन से रीजन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ का रख सकता हूँ, मुझे कहाँ का एनालिसिस करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ बच्चों एनालिसिस करने की जरूरत है। तुम इसमें समझ रहे हो कि रियल ऑब्जेक्ट का इसमें एक ही केस बनेगा। हाँ भाई, रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो बस एक ही पोजीशन है, मतलब उसमें वो लफड़ा ही नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और वो फलाना ठिकाना, रियल ऑब्जेक्ट वाली साइड में तो बच्चों एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों पॉसिबिलिटी बनेगी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। तो पहले बच्चों रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें रियल ऑब्जेक्ट की एक ही पॉसिबिलिटी है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने बच्चों एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर एक रे भेज देते हैं ये वाली, और एक तो बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस वाली होती है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कौन होगा बच्चों, यहाँ पर नॉर्मल का काम कौन करेगा, नॉर्मल का काम बच्चों ये करेगा, ये वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन। तो ये बताओ कि अगर इंसिडेंट रे ये है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहलाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों पंगा होगा, मैं एक काम और करता हूँ बच्चों ना, एक इन्फिनिटी वाली रे भी पकड़ लेता हूँ। तो जो इन्फिनिटी से जो आ रही होती बच्चों, मान लो पैरेलल आ रही होती, मुझे बताओ कि ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक्चुअली इसको एक्सटेंड कराने पे ये फोकस पे इंटरसेक्ट करती है ऐसे करके, ठीक है, ये फोकस से जाती है, ठीक है। ये वाली बच्चों ग्रीन वाली का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो ये है, व्हाइट वाली का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, व्हाइट वाली का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये व्हाइट वाला आई। कौन सा ज्यादा है बच्चों, ग्रीन वाली का एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है या व्हाइट वाली का। अब बोलो सर व्हाइट वाली का, ऑब्वियस बात है। तो व्हाइट वाली तो ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, व्हाइट वाली बच्चों, ग्रीन वाली इधर से आएगी इधर चलेगी, तो व्हाइट वाली ऐसे आई तो ऐसे जाएगी। इसको एक्सटेंड कराने पे यहां इमेज बनेगा नहीं बनेगा, वर्चुअल इमेज। क्या कभी भी ये बच्चों ये इमेज जो है इससे उधर जा सकता है। देखो इस ऑब्जेक्ट को तुम मैक्सिमम इन्फिनिटी पे लेके जा सकते हो, इन्फिनिटी पे अगर तुम लेके जाओगे ना बच्चों, तो ये वाली रे बन जाएगी ग्रीन वाली, तो फोकस पे बन जाएगा इमेज। अच्छा इसको तुम जितना इधर लाओगे बच्चों, उतना ही तुम देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतनी इधर जाएगी रे।
देखो तुमने अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो तुम देख रहे हो तुम इसको ऐसे जाएगी फिर तो ये और इधर बनेगा इमेज। तो तुम ये चीज समझ रहे हो कि बच्चों यहाँ इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट होगा, इमेज का बनेगा बच्चों फोकस पे। ऑब्जेक्ट को बच्चों इधर की तरफ लाते जाओ, इमेज की तरफ भागेगा बच्चों पोल की तरफ। क्या ये समझ आ रहा है रे? तो बच्चों वर्चुअल इमेज बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इमेज का या ऑब्जेक्ट का मिरर से? ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट का। तो मैग्निफिकेशन इसका बच्चों लेस देन 1 आएगा, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड। अच्छा m बच्चों पॉजिटिव भी आएगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, छोटे साइज का बनेगा। अगर बच्चों इसी का उल्टा कर दिया जाए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इसमें तो इसमें क्या होगा बच्चों, उसका रियल इमेज बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को बच्चों? रियल इमेज बनेगा उसका इन फ्रंट ऑफ द मिरर। डन 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 डन। अरे अरे पूरा कहानी समझ में आई? मिरर घूमा दिमाग में या नहीं घूमा? मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके। अच्छा फंडा तो बच्चों इसमें भी वही वाला लगेगा, कौन सा वाला कि फोकस पर ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनिटी बना, ऑब्जेक्ट आ रहा है बच्चों पोल की तरफ, इमेज भी पोल की तरफ आएगा, दोनों एक दूसरे को पोल पे क्रॉस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया रियल, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज हो गया बच्चों वर्चुअल। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पहुंचा, इमेज पहुंच गया फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट निकलेगा कहां से? इधर से। सुन रहे हो? देखो सुनो, इसमें डायग्राम में समझाता हूं मैं तुम्हें। ऑब्जेक्ट कहां था बच्चों? यहाँ पे। इमेज कहां था बच्चों उसका? यहाँ पे। ऑब्जेक्ट चलता आया, इमेज चलता गया, दोनों ने क्रॉस किया। ऑब्जेक्ट चल रहा है फोकस की तरफ, इमेज भागेगा इधर की तरफ। ऑब्जेक्ट पहुंच गया फोकस पे, इमेज कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट ने जरा सा फोकस को क्रॉस किया, इमेज कहां से निकलेगा? इधर से। ऑब्जेक्ट जब इधर चल रहा होगा, इमेज कहां होगा रे? इधर। दोनों क्रॉस कहां करेंगे? यहाँ। फिर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इमेज कहां जा रहा है? इधर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट निकला इधर से, इमेज दोबारा इधर से। तुम्हें सारा के सारा क्लियर हो गया? तो इसमें बच्चों ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इसकी खास बातें क्या क्या हो गई रे? ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन ये रियल का रियल नहीं बनाता। ओके, मैग्निफिकेशन इज m इज इक्वल टू माइनस का v डिवाइडेड बाई u। m क्या होता है पता है? क्लास अगर ढंग से पढ़ के आओ ना तुम, ये डाउट आएंगे ही नहीं। क्या बोला था? m के ग्रेटर देन 0 होने के लिए u एंड v अपोजिट साइन के होने चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड में होने चाहिए। m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होने के लिए u v का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए u के मैग्नीट्यूड से, मतलब इमेज ज्यादा दूर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से। ये था मैग्निफिकेशन का फंडा। अब बच्चों मुझे नहीं लगता कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों को कभी भी डरा सकते हैं, आप उनको डरा सकते हो। कॉनकेव मिरर का ग्राफ भी बता दो जो आपने
देखो बच्चों, इसमें अगर आपको इनके ग्राफ बनाने हैं, सपोज जैसे कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है, भाई जल्दी छापो यार, इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी छापो। देख लिया, डन, ओके। सुनो सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिरर के राइट में होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे ही होंगे ना दोनों ही। अब बच्चों कॉनकेव मिरर के लिए बात करते हैं बच्चों, ये हो गया u और ये हो गया बच्चों v, ठीक है, और हमारे पास इनका रिलेशन क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। f यहाँ पे बच्चों क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, f नेगेटिव होता है। अच्छा बच्चों, u अगर पॉजिटिव है, ये u पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाता है, हम लोगों ने भी देखा है इधर कॉनकेव मिरर को, कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनता है बच्चों इसके बीच में। तो यहाँ पे v क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी f होती है बच्चों, f और पोल के बीच में, ठीक है, नेगेटिव होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये u पॉजिटिव होता है ना इधर की तरफ मिरर के पीछे, इमेज बनेगा बच्चों v जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो मतलब मुझे इतना पता है कि अगर u की जो भी ये भी वैल्यू होंगी ना, ये वाली u की, तो इमेज बच्चों नीचे बन रहा होगा फोकस और उसके बीच में नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पे बच्चे बाउंड्री बना देते हैं जस्ट ऐसी ना, ये -f है, ठीक है, -f। तो जब u 0 होता है बच्चों, जब पोल पे होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी पोल पे होता है, यहाँ से ये ऐसे जाता है बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा, ये फोकस की तरफ, समझ रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है इमेज यहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इमेज इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इमेज इधर जा रहा है, इधर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा इन्फिनिटी पे, इमेज पहुंचेगा -f पे, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, ओके। अब आ जाओ बच्चों इधर, ऑब्जेक्ट u क्या है इधर, नेगेटिव, u नेगेटिव मतलब रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट बच्चों अगर यहाँ पे होता है, कहां पे, इस जगह, u बच्चों इधर की तरफ नेगेटिव होता जाएगा, u माइनस इन्फिनिटी यहाँ होगा, तो u बच्चों जब जरा सा इधर होगा ना, तो इमेज किधर होता है, इधर की तरफ, ऑब्जेक्ट चलता है बच्चों f की तरफ, इमेज जाता है बच्चों इधर की तरफ। तो u जब -f होता है ना, तो इमेज हो जाता है बच्चों, पहले तो पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपके पास ये -f, तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, ये जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई आपको, ऐसे चला जाएगा। फिर जैसे इधर जाते हैं बच्चे, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर -2f, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे u और v की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर होती है बच्चों, ठीक है, जब ये इन्फिनिटी पे चला जाता है तो v बच्चों -f होता है। तो ये वाली लाइन बच्चों थोड़ी ऐसे बढ़ानी पड़ेगी मुझे, यहाँ से निकल के, मतलब ये थोड़ा ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल आएगा, फिर यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा बच्चों ग्राफ ना। तो जब u इन्फिनिटी होगा तो f को अप्रोच करेगा v,
यहाँ पे बच्चों दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ये वाली वैल्यू दोनों की बराबर होगी, ये माइनस का 2f होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, ठीक है। ये और भी दोनों माइनस का 2f के बराबर होंगे। डन 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 बच्चों, कौन के मेरे समझ में आया? तो बेसिकली अगर ये आता है ना तो मैं ये एनालिसिस पूरा आता है। यू कैन ड्रॉ एनी ग्राफ, दिस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है सर वर्चुअल वाला नहीं समझ में आया, कॉन्वेक्स में ना तो मैंने क्या बताया था, सुनो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज का बन रहा था फोकस पे, यहां से तो चलते गए, इमेज कहां तक गया, इधर, दोनों ने क्रॉस कहां पे किया, यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ, इमेज रियल, ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस पे, इमेज कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट ने जैसे ही फोकस को क्रॉस किया, इमेज इन्फिनिटी से कहां से जंप करके आएगा, यहां से। ऑब्जेक्ट फोकस से जरा से इधर गया, इमेज यहाँ है, दोनों मिरर के पीछे हैं, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, इमेज वर्चुअल इमेज ऐसे चलेगा, ठीक है। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, फिर ये ऑब्जेक्ट इधर निकल के आ जाएगा, रियल बन जाएगा, इमेज अभी वर्चुअल रहेगी, ठीक है। ये यार घूमने वाला ना, ये पूरा साइकिल जो बनता है ना, इसको याद रखो। डन 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 डन। अरे कैसा लगा ये, आया समझ? ग्राफ देखो भाई, अगला वाला ग्राफ बच्चों तुम बनाओगे कॉन्वेक्स मिरर का, बनाओ जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर वाला ग्राफ, यू और वी का ग्राफ बनाओ बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का। अब बच्चों उसमें कई बार ये देख लेना कि सामने वाले ने डिस्टेंस तो नहीं दे दी है, ठीक है, मतलब वो मैग्नीट्यूड का ग्राफ तो नहीं प्लॉट करवा रहा है। क्या आप मेरा मैसेज देख पा रहे हो? यस। अच्छा, अगर मैं तेरा मैसेज नहीं देख पा रहा होता तो तेरे इस मैसेज का कोई फायदा होता? देखिए भाई, मैंने कल बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस की थी आप लोगों से कि आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो उन चीजों को बच्चों ध्यान रखो। चला भाई, यार देखो, ये समझो ना यार इस चीज को, इस चीज को समझो कि ये यू पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव का मतलब यही हुआ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के पीछे वाला, तो कौन के मिरर कहाँ इमेज बनाता था, फोकस और पोल के बीच में। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बच्चों पोल पे होता था, मतलब यहाँ पे होता था, यू जीरो होता था तो वी भी जीरो होता था, पोल पे ऑब्जेक्ट, पोल पे इमेज, तो यहाँ से पास होगा, ये पक्का पता था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब तक इन्फिनिटी में जाता है ना तो इमेज पहुंचता है ओनली फोकस तक, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी जाता है तो इमेज पोल से फोकस पहुंचता है ओनली, मतलब यू जीरो से इन्फिनिटी चला जाएगा, इमेज जीरो से माइनस एफ तक जाएगा ओनली, मतलब वी जो है जीरो से माइनस एफ जाएगा, क्योंकि सामने होता है ना फोकस, तो वी नेगेटिव होगा, तो जीरो से इन्फिनिटी और जीरो से माइनस एफ। तो मैंने कहा कि जब यू जीरो से इन्फिनिटी तक जाए तो उतने टाइम में वी की वैल्यू में जो चेंज आना है ना वो जीरो से माइनस एफ तक आना है ओनली, इमेज को फोकस तक पहुंचना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा ही ग्राफ पॉसिबल है कि इन्फिनिटी में जाने के बाद मतलब वो फोकस को टेंड करता जाएगा। डन।
ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया। अब आते हैं बच्चों, अब तुम्हें पता है कि V नेगेटिव होता था, V मतलब मिरर के सामने वाले पार्ट में आते हैं, वहां हम डिवाइड करते हैं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। मिरर के सामने, कौन के मिरर के सामने, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी, 3 रीजन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना लिया फोकस, उसके लिए V की U की वैल्यू क्या होगी, -f। सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए U की वैल्यू क्या होगी, -2f। और इन्फिनिटी पे तो बच्चों ये हो जाएगा। तो अगर आप U नेगेटिव वाले रीजन में चल रहे हो, मतलब आप रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हो। फिर बच्चों यहाँ पे तुम्हें पता है कि रियल ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो इमेज भी पोल पे बनता है। रियल ऑब्जेक्ट जब फोकस की तरफ चलता है, इमेज वर्चुअल होता है। वर्चुअल मतलब V की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। U जितना नहीं बढ़ेगा उतना ज्यादा V ज्यादा बढ़ेगा। ये जैसे फोकस में पहुंचता है, इमेज वर्चुअल वाला इन्फिनिटी में पहुंच जाता है। तो मैंने कहा कि ये जब फोकस को अप्रोच कर रहा होगा ना, तो इमेज इन्फिनिटी चला जाना चाहिए पॉजिटिव साइड में। इस ग्राफ को मैंने ऐसे भेज दिया। एग्जैक्टली फोकस पर तो डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे ये फोकस से जंप करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, इमेज बच्चों नेगेटिव इन्फिनिटी से निकल के आएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से निकल के आ रहा है इमेज। और दोनों जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में पहुंचेंगे ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उस टाइम पे U भी -2f होगा और V भी -2f होगा। तो -2f वाले से यहां से ऐसे पास होंगे, ठीक है। और ये ग्राफ बन जाएगा। कई बार बच्चों यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी गई थी, शायद जेई में एक क्वेश्चन आया था, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, ऐसे पास हो रही थी 45 डिग्री एंगल वाली। यस, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से पास होगी। -2f समझ रहे हो, ये वाली बात समझ में आई। फिर बच्चों U जो है -2f से आगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे निकल गया, तो इमेज फोकस की तरफ आएगा, मतलब V जो है घटता जाएगा और फाइनली घट के कितना हो जाएगा, -f के बराबर। तो देखो ये -f वाली लाइन है ना, -f वाली, इस लाइन को टच कराना है फाइनली इन्फिनिटी पे जाके। मेरे को सोचो, आराम से हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर ले बच्चों फिर अब जल्दी से। कल बच्चों ऐसा नहीं है मैं पूरा टाइम डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। कल, आज जो हम आधा पौन घंटा नहीं निकाल पाए ना, उसके लिए वो कल हम निकालेंगे बच्चों, ठीक है। ऐसे चलेगा। डीसीएस मतलब प्योरली डीसीएस कभी नहीं होगी आपके लिए। बताओ बच्चों, इसका ग्राफ कैसा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर का। बनाओ जल्दी से यू और वी का ग्राफ। यू और वी का ग्राफ बनाओ बच्चों जल्दी से। बना लिया। अच्छा बच्चों, इसमें रीजन कौन कौन से डिफाइन करोगे तुम। आप बोलोगे सर एक तो डिफाइन करूंगा मैं, F2f। इसमें तो बच्चों वर्चुअल साइड में होते हैं ना फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, यहां भी बच्चों मैं F और 2f डिफाइन करूंगा, ठीक है। नेगेटिव साइड में तो बच्चों कुछ होता ही नहीं है ना इसमें। कॉन्वेक्स में नेगेटिव साइड, रियल वाली साइड में मिरर के सामने तो कुछ F और 2f होते ही नहीं है। फोकस और इनके पीछे में बात हो गई है ना। ओके, आपको याद है बच्चों, जब भी रियल ऑब्जेक्ट होता था, देखो ये मैंने बनाया था यहाँ पे, रियल ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज बनता है बच्चों फोकस और इसके बीच में, मतलब V होगा पॉजिटिव और ये U होगा नेगेटिव। -इन्फिनिटी से 0 आ जाऊंगा, इसमें बच्चों -f से 0 आऊंगा, सॉरी +f से 0। तो +f वाली लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों ना, यहाँ पे +f वाली लाइन ये हो गई। ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। 0 पे तो बच्चों 0 ही रहेगा, लेकिन इन्फिनिटी पे ऐसे अप्रोच कर रहा होगा, ऐसे, ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये जब नेगेटिव होता है तो ये V जो है पॉजिटिव होगा उस केस में। अच्छा, अब अगर U को पॉजिटिव करोगे बच्चों, फोकस और इसके बीच में होता था, तो इमेज बनेगा बच्चों नेगेटिव इधर।
तो यहां से चलेगा एफ तक, तो ये जाएगा बच्चों इन्फिनिटी तक भाग जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप u को 0 से f तक जा रहे हो तो इमेज ऐसे भाग जाएगा। ठीक है। अच्छा 2f जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था, यहां पे होना चाहिए ग्राफ। यही लाइन बच्चों इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे ना। अच्छा f से जरा सा आगे जाऊंगा तो इमेज इधर से निकलेगा, ऊपर से निकल के, मतलब थोड़ा ये ग्राफ सही नहीं बना है बच्चों 2f वाला ना। टू एफ ना थोड़े पास में बनाने पड़ेंगे। मान लो 2f यहाँ है, ग्राफ के चक्कर में बच्चों करना पड़ रहा है मेरे को ना ये ऐसे। यहां से आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे करके ऐसे चला जाएगा ये ग्राफ। लो भाई ये बन गया तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, ये लो v तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है ना, तो जब v पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा तो उस टाइम पे इमेज फोकस पे बन रहा होगा ना। अरे यहाँ होगा तो इमेज यहाँ होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा f पे तो इमेज यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट इधर चलेगा इमेज इधर आएगा, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्रॉस करेंगे। मतलब u बढ़ाओगे v घटेगा इन्फिनिटी से 2f तक आएगा। तो देखो मैंने इसको बढ़ाया तो ये घट रहा है, दोनों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक दूसरे को क्रॉस किया फिर आगे निकल जाएंगे। ठीक है। नहीं अपोजिट नहीं बोलोगे एग्जैक्टली, ये अलग तरीके का है, ये अलग तरीके का है। लो भाई तुम्हारे कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के ग्राफ भी हो गए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। लिख लो बच्चों, अभी तो पढ़ाना है बच्चों, अभी तो हमारा आधा घंटा बचा है हमारे पास ना। कितना टाइम बचा है? 1:15 तक का टाइम है ना अपना, आधा नहीं तो मतलब कम से कम 22 मिनट बचे हैं। ठीक है, 22 मिनट में तो मैं पता नहीं क्या क्या करा दूंगा। अभी तो वो भी डिस्कशन कराना है तुम्हें ना। क्या बताने वाला था मैं तुम्हें, रुको एक मिनट। हाँ, image of objects at infinity, image by mirror of object at infinity। image of objects at infinity, जैसे सन और मून का इमेज भाई मिरर। ठीक है, मिरर के द्वारा, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो बच्चों इसमें, a beam of parallel incident rays at an angle incident rays after a reflection from mirror, after reflection from mirror will intersect
और कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट इन फोकल प्लेन। ठीक है बच्चों, ये लिख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। A beam of parallel incident rays after reflection from the mirror will intersect at a single point in focal plane। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं वो कैसी होती हैं? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल? पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स है कोई, they all are diverging in nature, but at a very large distance, these rays can be treated parallel। ऐसे होता है ना, जैसे पॉइंट सोर्स है कोई ना, उससे बहुत सारी रेज निकल रही है ना, पॉइंट सोर्स के पास में अगर बात करोगे तो बच्चों यू कंसीडर देम एज डाइवर्जिंग रेज, बट एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस दे आर पैरेलल रेज। ठीक है, ओके। इसीलिए बच्चों जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है ना, इसीलिए जब ऑब्जेक्ट बच्चों इंफिनिटी पे होता है ना, तो उससे आने वाली रेस को हम क्या कहते हैं कि दे आर पैरेलल रेस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बिकॉज जबकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, लेकिन हम क्या कंसीडर करते हैं उनकी रेस को पैरेलल, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, उसकी जो डाइवर्जिंग नेचर है, अब क्योंकि मिरर से बहुत दूर है तो यहाँ पे मिरर पे जब इंसिडेंट होंगी तो हम उनको क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? इवन पॉइंट ऑब्जेक्ट की रेस को भी हम कैसे कंसीडर करते हैं बच्चों? पैरेलल। लिख लो पहले, तुम्हें याद है ना। डर बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? ओके। सो इंफिनिटी पे अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसकी रेस को हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों? पैरेलल। और वो रेस बच्चों ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, यहाँ पे ना कहीं पे, यहाँ पे था इंफिनिटी पे, उसकी रेज आई और इससे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है बच्चों? फोकस पे। फोकल प्लेन क्या होता है बच्चों? ये जो प्लेन होता है ना, ये वाला, इस प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन, जो फोकस से पास हो रहा हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। दिस प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है, तो बच्चों जो ये जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था ना, तो आने वाली रेज बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी। यहाँ पे जो हमने कंसीडर की थी ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों उन्होंने कहां पे इंटरसेक्ट कर दिया था? यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है O1, तो उसका इमेज बनेगा बच्चों यहाँ पे I1, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट बच्चों कुछ हाइट पे, इंफिनिटी पे, लेकिन एट सम हाइट है, तो इससे जो रेज आएंगी, बिकॉज बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, तो क्या इससे आने वाली रेज में वो तुम एंगल वैंगल का लफड़ा कंसीडर करोगे? नहीं ना। आप ये कहोगे ना कि ये भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इसकी भी रेज पैरेलल आएंगी या नहीं आएंगी? पैरेलल आएंगी या नहीं आएंगी, मतलब एक बीम कंसीडर करोगे नहीं करोगे? पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगे बच्चों, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, वो आपस में पैरेलल होंगी, पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। ये याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ये वाली बात? आपस में पैरेलल होंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। तो एक रे मान लो उनमें से आने वाली रे ना, इससे आने वाली एक ये है, एक और इसके पैरेलल आ रही होगी, मान लो ये वाली आ रही है एक, ठीक है, हमने ये वाली कंसीडर की, और आ रही होगी बच्चों एक और जो ये आ रही होगी। ठीक है, मतलब इधर क्या बनाना, ऊपर ही बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करके बहुत सारी रेज मानोगे आती है आप, जो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट ना, तो ऐसे करके रेज मानोगे आप। आपने कहा सर ये रेज सारी की सारी यहाँ पे आ रही होंगी। बच्चों इन रेज की पता है खास बात क्या है कि ये एंगल जो है, ये मान लीजिए एंगल थीटा के बराबर है, ये वाला एंगल है, ये एंगल थीटा के बराबर है। तो ये जो जो रे पोल पे आएगी ना बच्चों, पोल पे, उसके लिए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेंगे ना, ऐसे करके। उसका तो मुझे पता है कि वो ऐसे निकल के जाएगी, ये फोकल प्लेन को बच्चे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी,
कौन सी वाली, ये वाली जो निकल गई ना, जो पोल पे आई थी। तो बच्चों ये जो बाद बाकी रेज है ना, बाद बाकी जो रेज है, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे मैं फंडा तो लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वगैरह का मुझे एंगल नहीं पता, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों इसी पॉइंट से पास होगी, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों इसी पॉइंट से पास होगी, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये बच्चों उसका इमेज हो जाएगा किसका, इस वाले ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का जब भी बच्चों इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसका इमेज बनाना है तो तुम्हें बस एक रे लेनी है, कौन सी वाली, जो पोल पे आ रही होगी, पोल से बच्चों वो सेम एंगल पे नीचे की तरफ निकल जाएगी, वो फोकल प्लेन को जहां कट कर रही होगी बच्चों वहां पे इमेज बन जाएगा। तो अगर ये हाइट h थी ना बच्चों, तो ये हाइट आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए या तो आपको ये डिस्टेंस गिवन हो, h गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो ये एंगल थीटा लिख पाओगे तुम। अच्छा बच्चों थीटा जनरली स्मॉल होता है यहाँ पे ना, तो अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना h डैश, तो h डैश जो आएगा ना वो f tan थीटा के बराबर आएगा। अगर थीटा छोटा है तो h डैश बच्चों f थीटा के बराबर हो जाया करेगा। या बच्चों अगर ये डिस्टेंस दे रखी है आपको यहां से यहां तक की ऑब्जेक्ट की, तो आप इसको कर लोगे, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, इन्फिनिटी सन या मून का जो इमेज है, ठीक है, एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर है, देखो सुनो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी रे कहां पे आएगी बच्चों, फिर वो पोल वाली रे इसी के अलोंग आएगी और इसी पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस में तो यहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा तो इमेज नीचे जाएगा बच्चों इस वाले केस में। ऑब्जेक्ट अगर नीचे होगा बच्चों तो इमेज कहां बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। अगर बच्चों एक ऑब्जेक्ट जैसे लाइन है, ऐसे करके लाइन है, इसका इमेज बनाना है, तो बच्चों तुम्हें पता है इसका तो प्रिंसिपल एक्सिस में बन जाएगा, इसका थोड़ा नीचे बनेगा, इसका थोड़ा नीचे, इसका उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, तो यहाँ पे बच्चों एक लाइन टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस लाइन को बच्चों इधर भी एक्सटेंड कर दो, तो इधर वालों का ऊपर इमेज किधर बन जाएगा बच्चों, ऊपर बन जाएगा। तो अगर एक लाइन इनफिनिटी में रखी है तो उसका फोकल प्लेन में बच्चों ऐसे इमेज बन जाएगा। अच्छा अगर एक लाइन बच्चों अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, तो उसका इमेज बच्चों बाहर की तरफ बन जाएगा। अगर एक लाइन बच्चों बाहर की तरफ है तो उसका इमेज बच्चों अंदर की तरफ बन जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर बच्चों एक लाइन ऐसे एंगल पे तो उसका इमेज इधर बन जाएगा, इधर वाली का। तो क्या तुम समझ रहे हो कि अगर एक डिस्क रखी हुई है तो उसका इमेज यहाँ पे एक डिस्क टाइप का बन जाएगा। तो अगर सन है या मून है तो उसका इमेज बच्चों यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा। तो अगर मान लो सन या उसकी रेडियस दे रखी है, उसका डिस्टेंस दे रखा है बच्चों ये कैपिटल डी के बराबर, तो तुम उससे क्या पता कर पाओगे, टेन थीटा पता कर पाओगे। टेन थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई डी के बराबर, ठीक है। अगर डिस्टेंसेस वगैरह दे रखी है तो टेन थीटा पता करने में काम आएगा। वैसे बच्चों जनरली मेंशन कर रखा होता है कि डायमीटर ऑफ सन सबटेंड एन एंगल ऑफ दिस डिग्री एट द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सन वगैरह बच्चों अपन को गिवन होता है। सर अगर सर किसी मिरर की फोकल लेंथ मिलीमीटर में तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीटर में है, तो क्या ऑब्जेक्ट उसके लिए इनफिनिट, तो समझ रहे मिलीमीटर में डिस्टेंस रखने का मतलब, मिलीमीटर में डिस्टेंस का मतलब समझ रहे तुम, मतलब फोकल लेंथ मिलीमीटर में मानने का मतलब समझ रहे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलीमीटर में। इतने छोटे मिरर को किसके लिए यूज करवाना करेगा, चींटियों के लिए। अच्छा बच्चों अगर मैं बोलूं कि डायमीटर ऑफ द सन सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट द पोल ऑफ द मिरर, तो उसका क्या मतलब हुआ, डायमीटर ऑफ दिस सन सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा, क्या मतलब हुआ बच्चों उसका, डायमीटर अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो मतलब ये हुआ कि एक लाइन। अच्छा तुम्हें ये पता है, जैसे आपसे बोला बच्चों किसी ने कि दिस लाइन सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट दिस पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, दिस लाइन सबटेंड एन एंगल ऑफ थीटा एट दिस पॉइंट, इसका क्या मतलब होता है। आप इस लाइन के दोनों एंड को ऐसे ज्वाइन कर दोगे एंड दिस एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन एट दिस पॉइंट, ये बोलते हैं ना बच्चों। तो अगर किसी ने बोला तुमसे कि डायमीटर, डायमीटर तो बच्चों पूरा होता है ना यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक एंड ये वाला एक एंड ये वाला, तो वो बच्चों थीटा का डबल हो गया। जो हमने यहाँ पे थीटा लिया है ना
उसका डबल हो गया। हमें तो बच्चों रेडियस का एंगल चाहिए, रेडियस का। रेडियस कितना एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना वो कितना ऊपर है, उसकी नीचे बनेगी, नीचे वाले की उतना ही ऊपर बनेगी। तो हमें थीटा जो हमने डिफाइन किया बच्चों, तुम्हें समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? तो बच्चों कई बार रेडियस ऑफ द सन के क्वेश्चन आपको शीट में मिलेंगे कि रेडियस ऑफ द सन, इमेज ऑफ द सन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया बच्चों। ओके, मिरर का ना आई एम 100%, मतलब मैंने जो मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों, मैं जो हमारे वो वाले बैच होते हैं, क्या कहते हैं, हमारा जो इवॉल्व बैच होता है, उसमें मैं जितना पढ़ाता हूँ बच्चों, उसका मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को जितना जितना थ्योरी में प्रोवाइड करता हूँ उनको ना 12th वाले बच्चों को, वो पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आपको कवर करा दी है। अच्छा बच्चों, एक टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है। मतलब दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसमें मान लो ये रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर दे रखी है और एक ऑब्जेक्ट है बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। दो तरीके के क्वेश्चन कौन से बनते हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट ऑक्सीलेट along principal axis with an amplitude of 2 mm, amplitude of oscillation of image पूछ लिया। दूसरे क्वेश्चन बनते बच्चों, मान लीजिए आपको u दे रखा है 30 प्लस माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। आपको बताना है बच्चों f एक्यूरेट है, एरर इन पोजीशन ऑफ वो भी पूछ लिया, ठीक है। एरर का क्वेश्चन या इसका क्वेश्चन बच्चों ना, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने सपोज, मतलब यही एक्सट्रीम रह गया था बच्चों जो मैंने कवर नहीं किया था। ठीक है, बाद बाकी मैंने सब कवर कर लिया था। एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एक्यूरेटली मेजर है। तो इसमें बच्चों तुम करोगे क्या कि तुम ये कहोगे कि देखिए जी यू जो है ना वो -30 के बराबर था, ठीक है। उसमें थोड़ा चेंज हो रहा है, 1 mm कैन बी ट्रीटेड लाइक अ वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ यू, आप उसको ड्यू बोल सकते हो। एंड ड्यू बच्चों आपको 1 मतलब 2 mm के बराबर दे रखा है, विच इज अ वेरी स्मॉल चेंज, mm में दे रखा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि डीवी मतलब जैसे u30 था, तो जब एग्जैक्टली 30 पे होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी कहीं ना कहीं। तो आपने इसको कैलकुलेट किया कि 1/v + 1/u = 1/f, आपके पास v की वैल्यू आती है बच्चों यहाँ से -15 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसमें भी बच्चों क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी u को चेंज कर रहा है तो v भी चेंज होगा बच्चों। ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम चेंज कितना हो रहा है, du के बराबर 2 mm के बराबर, तो इसमें मैक्सिमम चेंज dv कहलाएगा। और तुम्हें पता है dv = -v² du, याद है वो मैग्निफिकेशन वाले जो फॉर्मूले थे? अरे इसको डिफरेंशिएट करके आ जाता है ये, इसको डिफरेंशिएट कर दो ये आ जाएगा। तो सेम फंडा बच्चों डीबी कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, सेम फंडा एरर कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। इसमें एरर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, मतलब 1 mm की एरर है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे इन वैल्यूज को पुट कर आके, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चों काम करता है ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो ऐसे करके हम इस टाइप के क्वेश्चंस को निपटा डालते हैं। देखो बच्चों, अगर तुम 30.2 लेके सॉल्व करोगे ना तो भाई तुम्हें ऊपर वाला ही बचाएगा, तुम्हें ना, मैं नहीं बचाऊंगा। क्योंकि भाई
क्या करोगे तुम उसको, u को 30.2 लेके तुम सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो अगर तुम करना चाहते हो तो। मैं तो बच्चों जो छोटी वैल्यूज होती है ना, तो मैं एरर वाला फंडा यूज करता हूँ हमेशा। ठीक है भाई। अब देखो तुम लोगों को मैंने जो होमवर्क कल दिया था, होमवर्क बच्चों को सेम है, ठीक है, क्योंकि मिरर कंप्लीट हो चुका है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर हमारी तरफ से कंप्लीट, मतलब पूरा ठप्पा लग गया कि भाई देखो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट मिरर पूरा। अब ध्यान से सुनो, एक्यूरेटली नोन है, एक्यूरेटली नोन मिरर हो गया कंप्लीट, तो मिरर का होमवर्क निपटा लेना। मुझे नहीं लगता कि आधा घंटे से ज्यादा डिस्कशन में लगेगा, आधा पौन घंटा लगेगा डिस्कशन में, आधा पौन घंटा बच्चों को रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा फिर लास्ट में, ठीक है। सो लॉ मतलब जो रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस जो आज का टॉपिक था ना बच्चों, वो हमारा कल डीसीएस में स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोगों ने, अच्छा ये देखो जरूरी भी था बच्चों, मोमेंटम ऐसे ही बनाना था, अदरवाइज बताए पंगा पता क्या होता कि आज अगर मैं डिस्कशन नहीं कराता ना तो आपको लगता कि, और आज हमने डिस्कशन के साथ साथ बहुत कुछ सीख लिया, समझ रहे हो, मिरर में जो गैप थे ना वो फिल कर लिया हम लोगों ने। तो अरे सब बनेंगे कल ना, कल डिस्कस करेंगे। संडे को यार मैं, संडे को यार मैं कोटा शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं सैटरडे संडे थोड़ा बिजी रहेगा मेरा, ठीक है। तो बताया भी था मैंने तुम लोगों को ना, शायद ग्रुप वगैरह में भेजा ही था मैंने। कोटा में अगर तुम लोगों में से कोई हो तो तुम लोगों के लिए मिल सकते हो, और क्या है अगर कोई होगा तो। चलो भाई, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अभी मैं नोएडा में रहता हूँ, जनवरी में मैं चंडीगढ़ में रहता था, कोरोना टाइम में मैं चंडीगढ़ में रहता था, पहले मैं कोटा में रहता था, ये नोएडा। नहीं मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक गैप है ना, उसको फिल करने की कोशिश है मेरी तरफ से ना। आप लोगों में से कई बार ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि यार मेरे टीचर तो ऑनलाइन है, मैं उनसे मिल नहीं सकता, तो मिलने वाला जो गैप है ना वो मुझे खत्म करना है। मतलब कोटा हब है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर रहते होते हैं, तो मैं जो है वहां पे एक ही जगह, मैं हर एक सिटी तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं कोटा में अवेलेबल रह सकता हूँ। तो मैं ऐसे कुछ स्लॉट्स फिक्स कर लूंगा जिसमें मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा, मतलब ना बच्चों से मिलूंगा, बच्चों से प्रॉब्लम उनकी समझने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्लान है, और उनको जो एक कई बार टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मन करता है ना, वो चीज वहां पे हो पाएगी। पटना पटना यार बहुत दूर हो जाए। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है। मैं कोटा में रहूंगा, ठीक है। आप में से अगर कभी कोई आता है तो मैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, लेकिन द थिंग इज कि ये मेरा इनिशियल प्लान है, और आप अपने घर से पढ़िए आराम से, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे, तुम्हें डेली मिलता ही हूँ, नहीं मिलता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे तुम्हारे जितने कमेंट रीड करके आंसर करना, एक एक बच्चे को अटेंशन देना, मेरी तरफ से जितना हो सकता है ना करता हूँ। अब कोई ऐसे कमेंट कर रहा है तो उसका रिप्लाई थोड़ी करूंगा, ठीक है। देखिए भाई, जो आपका 17 को जो सिलेबस है ना, 17 को जो टेस्ट है आपका, आपके इस बैच का बच्चों पहला टेस्ट 17 जुलाई को है, यस आपने अच्छा याद दिलाया। फिजिक्स का जो सिलेबस है ना बच्चों, वो आपका है क्या कहते हैं, मिरर पूरा, रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस पूरा, स्लैब पूरा, टीआईआर वगैरह पूरा। मैं वहां प्रिज्म भी पढ़ा चुका हूँ उस टाइम तक ना, तो प्रिज्म भी पूरा आएगा बच्चों। प्रिज्म के बाद है ना थिन लेंस के 2 लेक्चर हो चुके होंगे उस टाइम तक ना, पर लेंस नहीं रखा है मैंने, सिर्फ प्रिज्म तक रखा है, ठीक है, लेंस को मैंने नहीं रखा है। तो बस इतना ही आएगा। सब मैं आऊंगा, एड्रेस बताइए, 360 लगता है ट्रेन में आऊंगा, रहते हैं मैं अभी पहले मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर मैं वीकेंड वगैरह पे मैं अपने स्लॉट्स फिक्स करूंगा कि आई विल बी अवेलेबल एट दीज स्लॉट्स, तो तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो बाय।